हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस। किन किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होती है, किसको हम एक्चुअल में सॉलिबिलिटी कहते हैं। आप हमारे इस चैनल को एलएसएस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतनी हमें एनर्जी मिलेगी। हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा अच्छे कंटेंट से और ज़्यादा अच्छे टेक्निक से आपको आपके +2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर पाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है सॉलिबिलिटी। तो सॉलिबिलिटी है क्या? सॉलिबिलिटी है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट। मीनिंग कि अगर हम एक कंटेनर लें ऐसे और इसमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डाल दें। क्या डाल दें? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट डाल दिया, सॉल्वेंट जैसे हो गया वाटर, पानी डाल दिया, तो स्पेसिफाइड अमाउंट हो गया। मान लेते हैं 1 लीटर पानी लिया है आप, और इसमें आप मान लें बाहर से चीनी, शुगर डालते जा रहे हैं और इसे घोलते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डिसॉल्व करते जा रहे हैं शुगर को। तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर जितनी भी मैक्सिमम शुगर इस पानी में घुल जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, उसके बाद डिसोल्यूशन ना हो। मान लो आपने शुगर डाली लेकिन शुगर डिसॉल्व नहीं हुई, क्रिस्टल उसके नीचे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिल गए। तो जब तक हम मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व कर सकते हैं, उसी मैक्सिमम अमाउंट को हम बोलते हैं सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी के लिए आपके पास स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए, टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए और प्रेशर भी फिक्स होना चाहिए। तो जैसा लिखा है, एनसीईआरटी लिखती है, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब बात रह गई हमारी नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को लेकर। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसको अब हम डिस्कस करते हैं, और साथ में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा, प्रेशर का क्या इफेक्ट आएगा, इस पॉइंट को भी हम अपनी अगली स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं। क्या है अगली स्लाइड? अगली स्लाइड कहती है सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। तो हम यहां बात कर रहे हैं सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की। सॉलिड जैसे आपने शुगर को, जैसे आपने यूरिया को, जैसे आपने नमक, टेबल सॉल्ट NaCl को, ये सभी सॉलिड है। ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व किया तो इट विल फॉर्म अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप मान लें कोई दूसरा सॉलिड ले, जैसे नेप्थलीन या एंथ्रासीन, इसको पानी में डिसॉल्व करें तो डू नॉट डिसॉल्व, ये डिसॉल्व नहीं होंगे। ऑन द अनदर हैंड, अगर हम इसी नेप्थलीन को या एंथ्रासीन को, किसको? एंथ्रासीन को बेंजीन में डिसॉल्व करें तो ये सॉलेबल होंगे। लेकिन वहीं अगर आप NaCl ले लें तो इसको अगर आप बेंजीन में डिसॉल्व करना चाहें तो ये डिसॉल्व नहीं होते, डू नॉट डिसॉल्व। दैट रिफ्लेक्ट के ऐसा जरूरी नहीं कि हर सॉलिड पानी में डिसॉल्व हो जाए या पानी में आप हर सॉलिड को डिसॉल्व कर सकें। सॉलिड स्पेसिफिक, सॉल्वेंट स्पेसिफिक,
ये जो हमने लिखे हैं वाटर वाटर बेंजीन बेंजीन, ये सब क्या है? सॉल्वेंट। और NaCl, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये सब क्या है हमारे पास? सॉल्यूट है। तो स्पेसिफिक नेचर होता है सॉल्युबिलिटी को लेकर। जैसे एवरी सॉलिड डू नॉट डिसॉल्व इन द गिवन लिक्विड, when sodium chloride and sugar dissolve readily in water, naphthalene and anthracene do not. On the other hand, naphthalene and anthracene dissolve readily in benzene, sodium chloride and sugar do not. तो ये किस फैक्टर पर डिपेंडेंट है? ये है हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पर। और वो नेचर हमें मिलेगा कहां से? वो नेचर हमें मिलेगा लाइक डिसॉल्व्स लाइक से। लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब हुआ, इस लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ? कि जो हमारे पास सॉल्यूट है, अगर वो पोलर है, उसके अंदर पोलैरिटी है, जैसे सोडियम क्लोराइड Na+Cl नेगेटिव, पोल्स हैं इसके अंदर, तो ये वाटर के अंदर कैसा सॉल्वेंट है? पोलर है, उसके अंदर डिसॉल्व होगा। और अगर हमारे पास सॉल्यूट नॉन पोलर है, सॉल्यूट नॉन पोलर, जैसे एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, तो ये नॉन पोलर सॉल्यूट लाइक एज बेंजीन में डिसॉल्व हो जाएगा। बेंजीन में सारे कार्बन हैं और सब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये हुआ हमारे पास नॉन पोलर। वाटर को अगर हम यहाँ लिखें तो वाटर ऐसा सॉल्वेंट है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। डाइपोल की डायरेक्शन भी अगर हम कंसीडर करें तो टुवर्ड्स नेगेटिव, टुवर्ड्स नेगेटिव, ये पोलैरिटी आती है। तो वाटर है पोलर, बेंजीन है नॉन पोलर। तो इट इज ऑब्जर्व दैट पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। देखिए यहां मेंशन है पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट जिनमें पोलैरिटी ना हो, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव बहुत ज्यादा ना हो, नॉन पोलर हो, डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। राइट। एक और इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर लिख दी गई है, इफ द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन आर सिमिलर इन टू, और वी मे से लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब अगर सॉल्यूट में पोलैरिटी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पोलर पोलर है, तो सॉल्वेंट में भी पोलर पोलर होने चाहिए। तो NaCl कैसा है? पोलर है। दूसरा NaCl भी कैसा होगा? पोलर होगा, Na+Cl नेगेटिव। वाटर और वाटर कैसे हैं हमारे पास? पोलर हैं। तो वाटर और वाटर का अट्रैक्शन, पोलर पोलर का अट्रैक्शन, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव का। NaCl का अट्रैक्शन कैसा? पोलर पोलर का अट्रैक्शन। तो इसी को कहते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक। और यहीं से आता है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके लिए बहुत बेनिफिट है, बहुत सारी चीजें हम पढ़ाएंगे आपको। NCERT एकदम टिप पर आएगी, धीरे 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 सिलेबस आपका कवर होता चला जाएगा इसमें, और क्वेश्चंस को थोड़ा बोर्ड लेवल पर हम इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड की बात आती है। When a solid solute is added in the solvent, some solute dissolve and its concentration increase in the solution. This process is known as dissolution. तो यहां से एक टर्म हमें मिलती है dissolution. What is the meaning of dissolution? Dissolution का मीनिंग क्या है? डिसोल्यूशन का मीनिंग है, अगर हम देखें कि अगर हम किसी भी सॉल्यूट को पानी में या किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाते चले जाएं, सॉल्यूशन बनाते चले जाएं, तो जैसे अगर हमने नमक लिया, टेबल सॉल्ट, Na+Cl नेगेटिव, अभी ये सॉलिड है, इसको बाहर से डाल रहे हैं, आपने चम्मच में एक लिया नमक और पानी में डाल दिया,
तो वाटर में डालने से क्या होगा, Na+ अलग हो जाएगा और Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिसोल्यूशन। यहाँ देखिए ब्रैकेट में लिखा है हमने एक्वस। एक्वस लिखने का मतलब अब सोडियम आयन पानी में आ चुका है और क्लोराइड आयन भी वाटर में आ चुका है। ये जो डॉटेड लाइन दिखा रहे हैं हम, ये दिखा रहे हैं कि ये वाटर से सराउंड हो चुके हैं। इस तरीके से Na+ और Cl नेगेटिव डिसॉल्व होते रहते हैं, डिसॉल्व होते रहते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन, डिसॉल्व होने के प्रोसेस को। आप और नमक बाहर से डालिए, ये और टूट जाएगा। NaCl सॉलिड डालिए चम्मच भर के पानी में, थोड़ा सा स्टीयर कीजिए, Na+ अलग और Cl नेगेटिव अलग हो जाएंगे, एक्वस में आते जाएंगे, एक्वस में आते जाएंगे, धीरे धीरे आगे चलते जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक गिलास पानी में 10 किलो नमक, 2 किलो नमक, 1 किलो नमक डिसॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नमक यानी Na+ और Cl नेगेटिव का अमाउंट सॉल्यूशन में बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे इनके आपस में कोलाइड होने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। भाई अगर हमारे पास यहाँ एक कंटेनर है और इसमें एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ वाटर है, तो कुछ देर तक तो Na+ और Cl नेगेटिव अलग अलग घूमते रहेंगे, Na+ Cl नेगेटिव। लेकिन जब बहुत ज्यादा NaCl आप सॉलिड डाल दोगे, तो इन Na और Cl नेगेटिव का, इन Na आयन और Cl आयन के पार्ट का आपस में कोलिजन बढ़ेगा, और कोलिजन बढ़ेगा तो रिएक्शन आने लगेगी बैकवर्ड, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल आएगी तो सोडियम क्लोराइड सॉलिड क्या करता जाएगा, प्रेसिपिटेट। और उस मोमेंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ डिसोल्यूशन। उस प्रोसेस, उस पॉइंट पर आएगा इक्विलिब्रियम ऑफ डिसोल्यूशन। और इस इक्विलिब्रियम ऑफ डिसोल्यूशन आने के बाद आप कितना भी बाहर से नमक ऐड करते जाए, ये टूटेगा Na+Cl में, फिर कंबाइन होगा और रिएक्शन को वापस ले जाएगा। मतलब डिसॉल्व होने का रेट, डिसॉल्व होने का रेट से मतलब Na आयन और Cl आयन में आने का रेट, और वापस जाने का रेट मतलब सॉलिड में कन्वर्ट होने का रेट बराबर हो जाएगा। उसी को कहेंगे इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम the rate of dissolution is equal to rate of precipitation, या जिसको हम क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन? क्योंकि NaCl के क्रिस्टल्स होते हैं, सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं, और यही कंडीशन है हमारी किसकी, इक्विलिब्रियम। तो अब हमारे पास जब इक्विलिब्रियम आ गया, तो ये इक्विलिब्रियम होता है डायनेमिक। डायनेमिक और स्टैटिक दो तरह के होते हैं। हम पढ़ते हैं डायनेमिक। डायनेमिक मतलब ऐसा नहीं कि इक्विलिब्रियम आ गया तो रिएक्शन रुक गई। 11th में किया है आपने, नमक डालेंगे डिसॉल्व होगा, डिसॉल्व होकर Na+ और Cl, लेकिन ये कोलिजन बहुत तेजी से करने लगेंगे, कंबाइन करने लगेंगे जब ज्यादा हो जाएंगे, और रिएक्शन को बैकवर्ड ले आएंगे। तो रिएक्शन आगे भी चलती रहेगी, पीछे भी, लेकिन उनके रेट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आप जो एक्स्ट्रा नमक डाल रहे हैं वो क्या करता जाएगा, प्रेसिपिटेट होता चला जाएगा। तो यहाँ पर जैसा मेंशन है हम उसको रीड आउट करते हैं, और जो हमने समझाया वही लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या लिखा है देखो, सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन कोलाइड विद द सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल एंड गेट सेपरेटेड इनटू सॉल्यूशन। सेपरेटेड होने का मतलब प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आना। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं उसको। A stage is reached when two process occur at the same rate। सेम रेट से होगा, देखो यहाँ लिखा है हमने, rate of dissolution is rate of crystallization। under such condition number of solute particle going into solution, जितने solute particle solution में जाएंगे, हमने कहा था ना कि डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब रिएक्शन आगे भी चलेगी और पीछे भी आएगी। जितने सॉल्यूट पार्टिकल आगे जाएंगे आयंस की फॉर्म में आएंगे। अंडर सच कंडीशन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल गोइंग इनटू सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू सॉल्यूट पार्टिकल्स सेपरेटिंग आउट एट ए स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। तो जितने पार्टिकल्स आगे की तरफ बढ़ेंगे, मतलब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में आएंगे, उतने ही बैकवर्ड चले जाएंगे। तो आगे आने की रेट, आयंस में आने की रेट और
होने की रेट बराबर हो जाएगी और इसी प्रोसेस को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये रहा इक्विलिब्रियम का साइन। और इस प्रोसेस में कुछ ना कुछ हीट का चेंज होगा, डेल्टा एच होगा, चाहे तो वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो। कुछ केसेस में जीरो भी होता है। अब इसको हम समझते हैं फिर अगली स्लाइड में। हाँ, आगे आने वाली स्लाइड में जब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आएगा तब हम बात करेंगे इसकी। उससे पहले हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं और बाकी सब पॉइंट्स को। तो इस स्लाइड में आएगा हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये भाग गया था इधर उधर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने लिया है। In this stage, the concentration of solute in solution will remain constant under the given condition। मतलब ये बना कि अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन या अगर हम इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेते हैं, मतलब कि अगर हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूट को, जैसे हमने NaCl ही लिया था, इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, यानी ये सॉल्वेंट हो गया, और सॉल्यूशन बनाते हैं और डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाता है। दैट इज Na प्लस एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस, ये आ जाता है। तो अब जितना भी NaCl सॉलिड Na प्लस और Cl नेगेटिव में गया था सैचुरेटेड, ये अमाउंट फिक्स रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। लेकिन इसको फिक्स रखने के लिए आपको स्पेसिफाइड अमाउंट वाटर भी फिक्स रखना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि पानी भी ऐड करते रहो फिर भी कहो फिक्स रहेगा, नहीं, हम जानते हैं थोड़ा पानी मिला देते हैं, नमक और घुल जाता है। तो वाटर का या सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स रखना पड़ेगा, तब ये अमाउंट हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम में फिक्स रहेगा। आप और नमक डालोगे, ये Na आयन Cl आयन टूटेंगे जरूर, लेकिन ये वापस कोलाइड करके क्रिस्टलाइज होकर बैकवर्ड आ जाएंगे। मतलब आयंस का अमाउंट नहीं बदलेगा। इसके साथ साथ आपने टेम्परेचर और प्रेशर को भी कांस्टेंट रखना है। लेकिन यहां हम थोड़ी सी बात को समझा दें कि प्रेशर का इफेक्ट सॉलिड पर एप्लीकेबल नहीं होता, ये सिर्फ गैसेस पर एप्लीकेबल होता है। तो जब गैस की सॉलिबिलिटी आएगी तब हम प्रेशर का इफेक्ट भी आपको बताएंगे। और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में हम जितना ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकें, किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर किसी स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जितना ज्यादा से ज्यादा हम सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सके, डिसॉल्व करना मतलब उसको आयनिक फॉर्म में लेकर आना, उसके क्रिस्टल्स को छोटा कर देना, डिसॉल्व कर देना, होमोजीनियस बना देना, क्रिस्टल के पार्टिकल दिखाई नहीं देने चाहिए, प्रेसिपिटेट नहीं आना चाहिए। उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। टेम्परेचर और प्रेशर भी फिक्स होना चाहिए। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी dissolved इन फिक्स्ड अमाउंट, किसका, ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अगर सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं है, अनसैचुरेटेड है, तो हम उसमें और भी डिसॉल्व कर सकते हैं और उसके लिए हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो हमारा नेक्स्ट स्लाइड में आपको अपीयर होगा। फिर भाग गया, ये ले आए हम खींच कर, कहाँ जाएगा। हाँ, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की अब हम यहाँ व्याख्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को हमने कर दिया हाईलाइट। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो हुआ जिसमें हम और भी ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सके। जैसे आपने थोड़ा सा नमक मिलाया या कोई भी सॉल्यूट मिलाया, बार बार नमक कर रहे हैं, नमकीन कर रहे हैं, शुगर कर देते हैं, चलिए शुगर को पानी में मिलाया और सॉल्यूशन बना दिया।
और इस सॉल्यूशन के अंदर अगर हम और शुगर मिला दें, सिर्फ शुगर मिला दें, ना तो टेम्परेचर को बदलें, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, फिक्स, प्रेशर भी क्या होना चाहिए, फिक्स, और वाटर का अमाउंट भी फिक्स होना चाहिए, और फिर भी शुगर डालने पर वो रिएक्शन को आगे ले जाए और सॉल्यूशन बनाने लगे, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। और ये अनसैचुरेटेड तब तक शुगर को या सॉल्यूट को डिसॉल्व करता रहेगा जब तक ये सैचुरेटेड ना हो जाए। ये सॉल्यूट है हमारे पास, और जैसे ही सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनेगा तो डिसॉल्व पार्ट और अनडिसॉल्व पार्ट में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम आएगा। तो इक्विलिब्रियम का साइन अगर लगता है तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड बन गया, और इक्विलिब्रियम नहीं लगा है तो सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं है, अनसैचुरेटेड है, और सॉल्यूट हम इसके अंदर मिला सकते हैं और सॉल्यूट को आप डालकर डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक। और अब अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी, जैसे हमने पहले भी बताया था, तो सॉल्युबिलिटी जब भी मेजर होगी तो वो फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगी। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, द मैक्सिमम अमाउंट व्हिच कैन बी डिसॉल्व इन अ specified amount of solvent at constant temperature and pressure। तो वही सारी कहानी एनसीईआरटी यहाँ लिखता है, is one unsaturated solution is one in which more solute can be dissolved at the same temperature। देखो हमने लिखा था ना, the solution which is in dynamic equilibrium, ये देखो, with undissolved solute is the saturated solution। तभी हम उसको क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, जब अनडिसॉल्व और डिसॉल्व के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। एंड कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जैसा यहाँ हम कई बार आपको सिखा चुके हैं। और कंसंट्रेशन कब मेजर होगी, कंसंट्रेशन मेजर होगी जब सॉल्यूशन हमारे पास सैचुरेटेड बन जाएगा। तो ये तो पार्ट था हमारे पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। नाउ वी डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट। अब हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को फिर से हम थोड़ा सा एनलार्ज कर देते हैं, जरा बड़ा बड़ा देखने का मजा ही कुछ और है। ठीक है। another depend another depend upon the nature of substance in addition to these variable two other parameter। जैसा हमने अभी आपको बताया कि टेम्परेचर और प्रेशर को सॉल्युबिलिटी के साथ जोड़ा जाएगा। हाँ, सॉलिड अगर है तो प्रेशर नहीं जोड़ते हम, उसमें इफेक्ट नहीं आते। तो अब हम बात करते हैं किसकी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के इफेक्ट की बात करेंगे हम यहाँ पर। ये बीच में से रब कर दिया, कट गया था भाई मुश्किल से। तो अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है भाई, इसमें वैसे बताने जैसा कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसा हम अभी आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर देते हैं और बना देते हैं सॉल्यूशन, तो इस रिएक्शन का, इस डिसोल्यूशन की एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कुछ होती है जिसको हम या तो पॉजिटिव बोलते हैं, मतलब ये हो गई एंडोथर्मिक, या फिर डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन हो जाती है हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव। क्या हो जाती है, नेगेटिव, जिसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। मतलब एक वैल्यू ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो। तो डेल्टा एच यहाँ पर हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन जीरो और डेल्टा एच यहाँ लिख सकते हैं लेस देन जीरो। इट कैन बी इक्वल टू जीरो बट रेयरली। तो अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ये रहा गया ली चैटलियर्स प्रिंसिपल।
लाश आते लिए का नियम, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है? ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल कहता है कि अगर हमारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, कैसी है? एक्सोथर्मिक, मतलब डेल्टा एच इज नेगेटिव लेस देन जीरो, तो टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, गैस की नॉब ऊपर कर देते हैं, बर्नर का फ्लो ज्यादा कर देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जाता है बैकवर्ड। बैकवर्ड जाने का मतलब है कि ये इक्विलिब्रियम ब्लू लाइन से लिखेंगे, पीछे की तरफ जाएगा अगर ये कंडीशन है तो। और अगर सॉल्यूशन वापस सॉल्यूट और सॉल्वेंट में आने लगे तो सॉल्यूट कर जाएगा पीपीटी, प्रेसिपिटेट। मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज किया, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड गया, तो सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट और सॉलिड डिक्रीज हो, प्रेसिपिटेशन आने लगे। और अगर इतनी बात हम समझ गए तो इसका रिवर्स हम यहां लिख देते हैं रेड कलर से। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है यानी डेल्टा एच है पॉजिटिव, एंडोथर्मिक है, तो अब अगर हम ली चैटलियर प्रिंसिपल देखें तो वो कहता है कि अगर हम अब टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, टेम्परेचर को बढ़ा दें, टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाता है, फॉरवर्ड जाता है ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। और फॉरवर्ड जाने को हम यहां रेड से दिखाते हैं, मतलब मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व। लेकिन ये मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व एट हायर टेम्परेचर, लेस सॉल्यूट कैन डिसॉल्व एट हायर टेम्परेचर, मतलब एक्सो और एंडोथर्मिक, ये आगे तब तक चलता रहेगा जब तक फिर से इक्विलिब्रियम ना आ जाए, ये पीछे तब तक चलता रहेगा जब तक फिर से डायनेमिक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ टेम्परेचर एक बार बढ़ाकर आपने 50 से 80 कर दिया तो बस अब सॉल्यूट घोले चले जाओ, घोले चले जाओ, घोले चले जाओ, नहीं, डिसॉल्व होगा, बढ़ेगा, लेकिन फिर से एक इक्विलिब्रियम वापस आ जाएगा, एक इक्विलिब्रियम वापस आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम तो आना ही है, इक्विलिब्रियम तो आना ही है। तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पर इक्विलिब्रियम था, आपने रिएक्शन को देखा कि वो हमारी एक्सोथर्मिक थी या एंडोथर्मिक थी, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया एक्सो में, तो टेम्परेचर इंक्रीज किया, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीज होगी, कुछ सॉल्यूशन का सॉल्यूट पार्ट पीछे आ जाएगा और प्रेसिपिटेट होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि सारा प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तब तक प्रेसिपिटेट होता रहेगा जब तक फॉरवर्ड और बैकवर्ड वापस बराबर नहीं हो जाता। एंडोथर्मिक में भी यही है, टेम्परेचर बढ़ाया, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड गया, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड गया, फॉरवर्ड कब तक जाएगा? जब तक रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल ना हो जाए, तो आएगा तो इक्विलिब्रियम ही, लेकिन उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, या तो ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व होने से होगी या फिर कम सॉल्यूट डिसॉल्व होने से हो जाएगी। अब थोड़ा सा यहाँ एनसीईआरटी, हम गलतियां पकड़ने के लिए नहीं बैठे बेटा, हम किसी की गलतियां नहीं ढूंढते हैं, हमें अपना सुधार करना होता है। तो यहां जैसे लिखता है एनसीईआरटी, इफ a nearly saturated solution the dissolution process is endothermic, delta H is greater than 0, the solubility should increase with the rise in temperature, ठीक है जी, अच्छी बात है। and if it is exothermic, अब भी वही साइन बना दिया, देखो delta H is greater than 0। तो ये एक छोटी सी एरर है बेटे, लेकिन हमें गलतियां नहीं पकड़नी, हम सब जानते हैं कि डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन 0, द सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज, एंड दिस ट्रेंड आल्सो ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली भी हम देख सकते हैं इसको। तो ये पूरा प्रोसेस था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को लेकर। इसको जरा हम यहाँ पर सर्किल बना देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये छोटी सी एक एरर है। अब आएगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट, जिसमें हम हेनरीज लॉ एंड द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को समझेंगे, उसको पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, और इस पर इफेक्ट क्या क्या होंगे टेम्परेचर के और प्रेशर के।
जैसा हम पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं आपसे कि जो भी इफेक्ट आएगा सॉल्युबिलिटी का वो टेम्परेचर और प्रेशर डिपेंडेंट होगा। तो यहाँ जैसा मेंशन है, अब हम बात करने वाले हैं गैसेस को लेकर। तो गैस इन लिक्विड, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की बात करेंगे। जैसे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करें या ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिसॉल्व करें या HCl गैस को वाटर के अंदर डिसॉल्व करें, तो इन गैसेस की वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी या किसी भी पर्टिकुलर गैस की वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी या किसी गैस की किसी पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। जैसे ऑक्सीजन डिसॉल्व ओनली इन अ स्मॉल एक्सटेंट इन द वाटर, और जब ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है तो हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन वही यूज कर पाते हैं एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं वो उसी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को यूज कर पाते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है इन वाटर में, और गैस की सॉल्युबिलिटी का जो इफेक्ट है ग्रेटली अफेक्टेड बाय द प्रेशर एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर और प्रेशर से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है गैसेस की सॉल्युबिलिटी को। तो अब हम इन्हीं गैसेस की सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पर आते हैं अगर हम, तो जैसे यहाँ कंटिन्यूएशन में था टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होने वाला है। जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाते जाते हैं, मतलब अगर हम मान लें एक कंटेनर लेते हैं, ऐसा एक कंटेनर हमने चलिए यहाँ पर लिया, ये कंटेनर लिया और इसके अंदर यहाँ वाटर फिल है, ये वाटर फिल है, और ऊपर आपने कोई एक मासलेस फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन लगा दिया ऐसे, और यहाँ कोई एक वेट भी रख दिया, ऐसे कोई वेट रख दिया हमने यहाँ, और इधर है हमारे पास गैसेस, ये गैसेस राइट। तो कुछ गैस इसके अंदर भी डिसॉल्व फॉर्म में आपको मिलेगी, लेकिन अगर आप इसी में वेट बढ़ा दें, कंटेनर सेम रखें और वेट को इंक्रीज कर दें, सेम कंटेनर लेना है भाई, कंटेनर नहीं बदलना, ना टेम्परेचर बदलना, क्योंकि अभी हम किसका इफेक्ट देख रहे हैं, सिर्फ प्रेशर का इफेक्ट देख रहे हैं, हमारे पास लेवल भी वही है वाटर का, लेकिन पिस्टन को हम नीचे की तरफ ले आए ऐसे। पिस्टन को नीचे लाने के लिए हमने क्या किया है, ये पिस्टन था, इस पे ऊपर एक वेट रखा हुआ था ऑलरेडी, हमने एक वेट और रख दिया है, चलिए एक वेट और रख दिया ऐसे। तो वजन बढ़ाते जाएंगे, ऊपर भार बढ़ाते जाएंगे, तो गैसेस विल बी इन मोर कांटेक्ट। अब जो लिक्विड है हमारे पास, यहाँ देखिए ये जो लिक्विड की लेयर है, ये लिक्विड की जो लेयर है हमारे पास, और जो गैस की लेयर है उनका कांटेक्ट सरफेस एरिया बढ़ जाता है। यहाँ ये गैसेस हैं और ये हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड वाटर ले लेते हैं। तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, गैस के मॉलिक्यूल पास आएंगे, उसका लिक्विड वाटर के साथ कांटेक्ट बढ़ता चला जाएगा, और जितना पार्ट कांटेक्ट का बढ़ता चला जाएगा, गैस की वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होने की कैपेसिटी उतनी बढ़ती चली जाएगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाते जा रहे हैं, पिस्टन नीचे ला रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे जो कांटेक्ट सरफेस एरिया है गैसेस का वो बढ़ता चला जाएगा। गैसेस का कांटेक्ट सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा तो गैसेस और ज्यादा डिसॉल्व होंगी। हाँ, इतनी पार्ट जरूर है कि गैसेस सिर्फ डिसॉल्व नहीं होती हैं, गैसेस अनडिसॉल्व होकर बाहर भी आती
ये प्रोसेस डिसॉल्व होना और अनडिसॉल्व होने का प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। तो गैस के अंदर आने की टेंडेंसी ज्यादा बढ़ जाती है जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं, और लीव करने की टेंडेंसी धीरे धीरे बढ़ती है और इक्विलिब्रियम आता है। उसी को हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मतलब गैस पहले भी डिसॉल्व हो रही थी और अपने लिक्विड सॉल्यूशन को लीव करके बाहर जा रही थी, यहां भी एक इक्विलिब्रियम था। लेकिन जब आपने प्रेशर बढ़ाया तो नीचे आने की टेंडेंसी बढ़ गई, मतलब डिसॉल्व होने की टेंडेंसी बढ़ गई, ऊपर जाने की टेंडेंसी अभी कम ही थी। धीरे धीरे ये टेंडेंसी बढ़ती है, धीरे धीरे ये टेंडेंसी बढ़ती है। और इस सेकेंड फेज में जब रेट ऑफ एंटरिंग एंड रेट ऑफ लीविंग बराबर हो जाए, डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाए, तब गैस परफेक्टली डिसॉल्व होगी। सो हेयर वी कैन सी द solubility of gas increases with increase of pressure. For solution of gases in solvent, consider the system shown in figure। ये हमने यहाँ पर फिगर बना ही दी है, इस फिगर की बात कर रहे हैं हम। द लोअर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन एंड द अपर पार्ट इज गैसियस सिस्टम। तो जैसा हम बता चुके हैं कि अपर पार्ट में गैसियस सिस्टम है और लोअर पार्ट में सॉल्यूशन है। एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T, एज्यूम दिस सिस्टम टू बी इन स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो अभी ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम पर ही था हमारा, मतलब आने की टेंडेंसी या डिसॉल्व होने की टेंडेंसी गैस की और लीव करने की टेंडेंसी बराबर थी। फिर हमने क्या किया, प्रेशर को बढ़ा दिया, और जैसे ही प्रेशर को बढ़ाएंगे तो एंटर होने की टेंडेंसी बढ़ गई, फिर धीरे धीरे लीव होने की टेंडेंसी बढ़ती है और फिर से डायनेमिक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। तो प्रेशर बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो अब हम बात करते हैं नाउ इंक्रीज द प्रेशर। जो हमने अभी पढ़ा है उसी को रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर। नाउ इंक्रीज द प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, हमने ऊपर वजन बढ़ा दिया, वेट बढ़ा दिया, बाय कंप्रेसिंग द गैस टू द स्मॉलर वॉल्यूम। अब कम वॉल्यूम पर है गैस, क्योंकि कंटेनर का साइज जिसमें गैस को रखना था वो हमारा हो गया है छोटा। जैसे हम यहाँ रिकंस्ट्रक्ट कर दें उसको, क्योंकि हमारा मेन पर्पस है आपको अच्छे से समझा देना बात को। तो पहले पिस्टन हमारा इतनी ऊपर था, यहाँ था, और एक वेट हमने यहाँ रखा हुआ था, और गैस के पार्टिकल्स ये थे, ये गैस के पार्टिकल्स थे। फिर हमने क्या किया, फिर हमने पिस्टन को नीचे ले आए। अब लिक्विड तो कंप्रेसिबल होते नहीं, ऑलमोस्ट नॉन कंप्रेसिबल, तो लिक्विड वाटर का लेवल वहीं तक रहेगा, सॉल्यूशन का लेवल वहीं तक रहेगा। लेकिन पिस्टन के नीचे आने से, ये पिस्टन के नीचे आने से जब हमने इस पर और वेट बढ़ा दिया था, एक इधर रखा हुआ था ऑलरेडी, हमने दो वेट और रख दिए थे यहाँ, इस तरीके से हमने दो वेट और रख दिए। तो अब जरा ध्यान से देखो, तो पहले गैस को कितना वॉल्यूम अवेलेबल था, पहले गैस को ये वॉल्यूम अवेलेबल था, ये स्पेस अवेलेबल था। अब उसी गैस को कितना वॉल्यूम अवेलेबल है, ये गैस को इतना थोड़ा सा वॉल्यूम अवेलेबल है, ये वॉल्यूम अवेलेबल। तो इसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, that this will increase the number of gaseous particle पर यूनिट वॉल्यूम ओवर द सॉल्यूशन। जैसा हमने कहा कि कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, एंड ऑल्सो द रेट एट विच द गैसियस पार्टिकल्स आर स्ट्राइकिंग द सरफेस टू द सॉल्यूशन टू एंटर इट। तो जितना ज्यादा कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया बढ़ेगा गैस की मॉलिक्यूल का, उतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी गैस की मॉलिक्यूल की अंदर की तरफ, यानी लिक्विड में जाने की। द solubility of the gas will increase, the solubility of the gas will increase until new equilibrium is reached, नया equilibrium आएगा, resulting in the increase in pressure of the gases above the solution and thus the solubility increase। तो solubility क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते चले जाएंगे, प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे गैस के ऊपर, वैसे वैसे इसकी वाटर में या किसी भी लिक्विड में solubility इंक्रीज करती चली जाएगी, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में आपको समझाया था। अब इसके बात करते हैं हम किसकी, हेनरीज लॉ की। हेनरीज लॉ क्या है?
हेनरीज लॉ है एग्जैक्ट क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप फॉर एक्सप्रेसिंग द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ओवर द सॉलिबिलिटी। तो हेनरीज लॉ was the first to give the quantitative relation between pressure and solubility of the gas। उसी को हम क्या कहते हैं? हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ कहता है कि जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे गैस की सॉलिबिलिटी भी बढ़ती चली जाती है। यानी द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस in liquid is proportional to the pressure over the gas। मतलब गैस के ऊपर जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतनी ज्यादा सॉलिबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो मान लेते हैं कि हमारे पास किसी प्रेशर P1 पर सॉलिबिलिटी S1 है, किसी प्रेशर P2 पर सॉलिबिलिटी S2 है, तो हमारे पास रिलेशन आएगा S1 by S2 इज इक्वल टू P1 by P2। ये एक उसने इनिशियल फेज में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया था जिसको हम यहां से पढ़ भी सकते हैं। द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। तो इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे गैस की सॉलिबिलिटी भी बढ़ती चली जाएगी किसी भी लिक्विड में। लेकिन इसी साइंटिस्ट के साथ इसी का समकालिक कंटेम्परेरी, हिंदी में कहते हैं समकालीन, डाल्टन भी था। उसने इंडिपेंडेंटली अपनी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उनके रिजल्ट निकाले। क्या थे? डाल्टन वाज द कंटेम्परेरी साइंटिस्ट। डाल्टन कंटेम्परेरी साइंटिस्ट था ऑफ हेनरी। जब हेनरी काम कर रहा था तो डाल्टन भी अपने काम में बिजी था। Also concluded independently that solubility of gas in liquid solution is a function of partial pressure of the gas। उसने भी सेम बात ही कही थी। डाल्टन ने कहा था कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे गैस की सॉलिबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो इन दो में फर्क क्या था? यहां सॉलिबिलिटी जब हेनरी ने कहा, हेनरीज लॉ में जब हेनरी ने कहा तो हेनरी ने सॉलिबिलिटी को ग्राम पर ml में ले लिया या ग्राम पर लीटर में लिया। लेकिन डाल्टन्स ने सॉलिबिलिटी को मोल फ्रैक्शन की टर्म में लिया, मोल फ्रैक्शन की टर्म में लिया। तो बस इतना फर्क है, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म है, कोई सॉलिबिलिटी को ग्राम पर लीटर में ले लेता है, कोई सॉलिबिलिटी को मोल फ्रैक्शन में ले लेता है। बट द मेजर क्रेडिट गोज टू द हेनरीज। हेनरीज को ही गया था ज्यादा क्रेडिट, इसीलिए आगे हम पढ़ेंगे हेनरीज लॉ ही होंगे। सो if we use the mole fraction of the gas in solution as a measure of its solubility, तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग था मोल फ्रैक्शन, जिसको आगे भी हमने यूज कर लेना है सॉलिबिलिटी। अब that it can be said that the mole fraction of the gas in solution is proportional to the partial pressure of the gas over the solution। अब इसके बाद हम बात करते हैं पॉपुलरली नोन एज द हेनरीज लॉ। देखिए यहाँ पर लिखा है हमारे पास हेनरीज लॉ। कौन सा लॉ? हेनरीज लॉ की बात कर रहे हैं। और हाँ, हम एक बात तो आपसे कहना है भूल ही गए कि इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। LSS लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। नेचुरली हमें तो है ही, लेकिन हम भी और उतनी ज्यादा मेहनत से, क्योंकि इसी से हमें टॉनिक मिलता है, इसी से हमें एंथुसियाज्म मिलता है, और अच्छी तरीके से आपको बोर्ड के लिए तैयार करते हैं हम, राइट। तो अब हम बात करते हैं पॉपुलरली नोन एज द हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ कहता है कि दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द डिसॉल्व गैस, क्या कहता है? द मोल फ्रैक्शन ऑफ द डिसॉल्व गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस। तो मोल फ्रैक्शन
अब ये मोल फ्रैक्शन है क्या, ऑल्दो हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज n ऑफ गैस बाय n टोटल। अब n टोटल में किसको लें, n ऑफ गैस। n टोटल में जब हम डिसॉल्व कर रहे हैं गैस तो टोटल में हमारे पास दो पार्ट होंगे, एक तो मोल्स होंगे गैस के और दूसरा मोल्स होंगे हमारे पास गिवन सॉल्वेंट के। इसके मतलब गैस के प्लस n ऑफ सॉल्वेंट, ये हो गया मोल फ्रैक्शन। देयरफॉर द partial pressure of the dissolved gas, पार्शियल प्रेशर की बात की है, जिस भी गैस को डिसॉल्व करना चाहते हैं, यानी P इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द डिसॉल्व्ड गैस। ये हमारे पास था हेनरीज लॉ मोल फ्रैक्शन की टर्म में। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द डिसॉल्व्ड गैस इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द डिसॉल्व्ड गैस। द partial pressure of the gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in the solution, जैसा हमने कहा dissolved gas in the solution, and this is expressed as this expression। अब यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है कैपिटल के सबस्क्रिप्ट में h, इसी के h को हम बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट या हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ये कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, गैस टू गैस टेम्परेचर टू टेम्परेचर बदलता रहेगा, जैसे ये दिया है हमारे पास। तो हेनरीज लॉ का अगला पॉइंट आता है हमारे पास, वेयर के एच इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट, जो बता चुके हैं आपको। इफ वी ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन द पार्शियल प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, तो जैसा अभी हमने आपको बताया है यहाँ पर कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द डिसॉल्व गैस इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन, मतलब प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन भी बढ़ता चला जाएगा, यानी ग्राफ कैसा आएगा, लीनियर। तो ये रहा पार्शियल प्रेशर और ये है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन है जिसको हम x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब अगर हम यहाँ देखें कि मान लो हमारे पास ये पार्शियल प्रेशर है तो ये मोल फ्रैक्शन है, फिर पार्शियल प्रेशर बढ़ा दिया आपने तो मोल फ्रैक्शन बढ़ गया, फिर पार्शियल प्रेशर बढ़ा दिया आपने तो मोल फ्रैक्शन बढ़ गया। डिसॉल्व गैस का मोल फ्रैक्शन बढ़ता चला जा रहा है। तो जैसे जैसे आप पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन भी डिसॉल्व गैस का इंक्रीज होता चला जाता है, बढ़ती चली जाती है। तो हमें ग्राफ कैसा मिलेगा बिटवीन P वर्सेस मोल फ्रैक्शन, हमें लीनियर ग्राफ पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और जिसका स्लोप किसको बताएगा, के एच को बताएगा। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हम बात बहुत करते हैं एक्चुअली। हम यहां से लेते हैं, थोड़ा सा ये आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है बट कोई बात नहीं, हमें जितनी जरूरत है उतना हमने ले लिया, और ज्यादा होगी तो शिफ्ट करा लेंगे। हाँ, तो अब हम बात कर रहे हैं बेटा, डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट के एच वैल्यूज। जैसा हमने आपको बताया था कि अलग अलग गैसेस के एच वैल्यू भी अलग अलग होते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, और टेम्परेचर चेंज करने से के एच की वैल्यू भी चेंज होती है। सजेस्टेड दैट के एच इज अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ द गैस, ये नेचर ऑफ द गैस पर डिपेंडेंट है। जैसे यहाँ ले हैं हम नाइट्रोजन गैस, उसका 293 केल्विन पर कितनी वैल्यू आई, 76.4 किलो बार। लेकिन वही नाइट्रोजन गैस अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो के एच की वैल्यू चेंज हो गई। सेम अगर आप ऑक्सीजन गैस ले रहे हो, यहाँ पर ये देखिए 293 केल्विन पर 34.86 वैल्यू है, और यही ऑक्सीजन की वैल्यू टेम्परेचर रेज करने पर चेंज हो गई। तो जैसे जैसे हम गैसेस को देख रहे हैं अलग अलग टेम्परेचर पर ले रहे हैं, सेम गैसेस, लेकिन इनकी वैल्यूज भी के एच की वैल्यूज भी डिफरेंट हो रही है। तो एक तो वैल्यू गैस टू गैस वेरी कर रही है, एक दूसरा टेम्परेचर पर भी डिपेंडेंट है। मतलब के एच डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर,
और अगर हम यहाँ पर विजुलाइज करें, ध्यान से देखें इन दो डाटा को, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर KH की वैल्यू बढ़ जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज किया आपने, ये बढ़ा दिया, 293 से 303 कर दिया, तो भी KH की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो हम लिख सकते हैं कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर KH वैल्यू इंक्रीज, KH वैल्यू इंक्रीज होती है। और इससे क्या फर्क पड़ता है, ये अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इससे फर्क क्या पड़ेगा। अलग अलग गैसेस की KH वैल्यू भी अलग अलग है, यू कैन सी दिस वन। जैसे ऑक्सीजन की KH वैल्यू 293 पर 34.86 है, वहीं कार्बन डाइऑक्साइड की 298 पर 1.68 है। वहीं फॉर्मल्डिहाइड की वैल्यू -1.83 इंटू 10⁻⁻⁵ है। तो अलग अलग गैसेस की KH वैल्यू भी अलग अलग आती है। अब बात करते हैं हम किसकी, सॉल्युबिलिटी और KH को लेकर। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द इक्वेशन 2.11। अब ये 2.11 अब बार बार पेज तो हम टर्न नहीं करेंगे, तो 2.11 में क्या इक्वेशन थी? 2.11 में इक्वेशन थी हमारे पास दैट P यानी पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। अब क्या कहता है ये टेबल या डाटा, या ये रिलेशन क्या कहता है? देखिए ध्यान से समझिए इस रिलेशन को। अगर हमारे पास गैस दो हैं, गैस वन एंड गैस टू, गैस वन है और गैस टू है, और इसका प्रेशर P1 और इस गैस का पार्शियल प्रेशर P2, इसका KH1, इसका हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH2, और इसका मोल फ्रैक्शन X1 इन द डिसॉल्व फॉर्म और इसका मोल फ्रैक्शन X2। तो हमारे पास दो रिलेशंस आ जाएंगे बेटे। दो रिलेशंस में होगा P1 इज इक्वल टू KH1 इंटू X1, और दूसरा आएगा P2 इज इक्वल टू KH2 इंटू X2। अब हमने क्या किया कि हमने मान ले प्रेशर इज सेम फॉर गैस वन एंड टू, गैस वन और टू के लिए प्रेशर सेम मान लिया, मतलब P1 की वैल्यू P2 के बराबर हो। तो इक्वेशन वन और टू को LHS सेम होने से RHS भी सेम कर देते हैं, यानी KH1 इज इक्वल टू, सॉरी, KH1 X1 इज इक्वल टू KH2 इंटू X2 बन जाएगा। प्रेशर सेम है, P1 P2 के इक्वल है। तो अब हमारे पास KH1 और KH2 को देखना है। क्या देखना है कि मान लें KH1 बड़ा है, इक्वेशन को इक्वेट करना है, KH1 बड़ा है इफ KH1 इज ग्रेटर देन KH2। अगर ऐसा है, और इक्वलिटी साइन भी होल्ड रखनी है, तो अगर ये बड़ा है तो इक्वलिटी के लिए X1 को छोटा होना होगा, दैट इज X1 शुड बी लेस देन X2। तभी हमारा इक्वलिटी का साइन सही बन पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि KH भी बड़ा हो, KH1 भी बड़ा हो और X1 भी बड़ा हो जाए, तो ये भी बड़ा हो जाएगा, ये भी बड़ा होगा, इनका प्रोडक्ट इन दो के बराबर नहीं होगा, एक वैल्यू बड़ी होगी एक छोटी होगी। तो क्या कंक्लूजन निकला इस बात से कि अगर हमारे पास प्रेशर गैसेस का सेम है, पार्शियल प्रेशर सेम है गैसेस का, तो जिस गैस का KH हाई होगा, प्रेशर सेम होना चाहिए, ध्यान रखना, KH हाई होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी लो होगी, एंड KH अगर लो होगा तो सॉल्युबिलिटी हाई हो। तो जो गैस ज्यादा डिसॉल्व हो जाती है उसका KH कम होता है, जो गैस कम डिसॉल्व होती है उसका KH ज्यादा होता है, लेकिन एट कांस्टेंट प्रेशर। और इसी बात को यहां पर लिखा गया है। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द इक्वेशन 2.11, इसकी बात कर रहे हैं, दैट हायर द वैल्यू ऑफ KH एट गिवन प्रेशर, अंडरलाइन करिए, द लोअर इज द solubility of gas in the liquid। तो हमने लिखा है ना, देखो KH is higher, solubility low। It can be seen from table 2.2 that KH value for both nitrogen and oxygen increase with increase of temperature।
राइट तो जैसे जैसे हमने अभी टेबल में देखा था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर KH की वैल्यू बढ़ जाती है। हम चाहें तो प्रीवियस स्लाइड को दिखा सकते हैं। इंक्रीज इन टेम्परेचर KH वैल्यू इंक्रीज। और अगर KH वैल्यू इंक्रीज हो रही है यानी KH वैल्यू हाई हो रही है तो सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। मतलब कहने का कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी। वैसे वैसे गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती चली जाएगी। तो इंक्रीज with decrease in temperature. It is due to the reason that aquatic species are more comfortable in cold water rather than in warm water. क्या कहना चाहते हैं या क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है इस बात का? ये कहना चाहते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो KH इंक्रीज होगा। और KH इंक्रीज होगा तो उसका रिजल्ट होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ डिसॉल्व्ड गैस डिक्रीज होगा। यानी जो डिसॉल्व गैस है वाटर में वो कम होती चली जाएगी। और अगर गैस कम होती जाएगी, मान लो ऑक्सीजन कम होती चली जाए पानी के अंदर, तो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स को पानी नहीं मिलेगा, वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ये टेम्परेचर इंक्रीज के साथ है। लेकिन अगर टेम्परेचर कम होता तो KH भी कम होता, मोल फ्रैक्शन ऑफ द डिसॉल्व गैस ज्यादा होती, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स कंफर्टेबल फील करते हैं उसके। तो ये पार्ट था हमारे पास हेनरीज लॉ, जिसकी अब हमें कुछ एग्जाम्पल, कुछ थोड़ा बहुत एप्लीकेशन पार्ट पर भी जाना है। तो एक एग्जाम्पल अब हम यहाँ पर देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है 2.4। इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर, मतलब नाइट्रोजन गैस को हमने किसके थ्रू बबल कर लिया, पास कर लिया? वाटर के थ्रू। मतलब नाइट्रोजन को वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश की गई है एट 293 केल्विन। हाउ मेनी मिलीमोल्स, अंडरलाइन करते रहिएगा इन चीजों को, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व इन 1 लीटर वाटर। तो गिवन आपको क्या है? अभी तक गिवन है कि नाइट्रोजन गैस को हमने डिसॉल्व किया है 298 केल्विन टेम्परेचर पर। कितने अमाउंट में? 1 लीटर वाटर में। 1 लीटर वाटर में assume that नाइट्रोजन exert a partial pressure of, तो नाइट्रोजन का जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है, वो 0.987 बार है। ओके। गिवन दैट द हेनरीज लॉ कांस्टेंट, सेम टेम्परेचर पर KH फॉर नाइट्रोजन भी आपको गिवन है, और वो गिवन है 76.48 इंटू 10⁻³ बार। यहाँ किलो बार में लिखा है, ये देखिए किलो बार में है, हमने बार में बदल लिया जिससे कि यूनिट सेम रहे, बार बार। अब इतने डाटा में से निकालना क्या था? मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने होंगे, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो नेचुरल सी बात है कि हमें हेनरीज लॉ लगाना ही है जब सॉल्युबिलिटी, मोल फ्रैक्शन और हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है। तो भाई देखो, पहले हम इसके सॉल्यूशन को लेकर आपको बताते हैं कि आपने फॉर्मूला क्या लगाना है। तो फॉर्मूला तो बहुत सिंपल सा है। फॉर्मूला है हमारे पास P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। अब पार्शियल प्रेशर की वैल्यू है 0.987, KH की वैल्यू भी है हमारे पास 76.48 इंटू 10⁻³ अब जो मोल फ्रैक्शन है वो आएगा N ऑफ नाइट्रोजन बाय N ऑफ नाइट्रोजन प्लस N ऑफ वाटर। आपको ये वैल्यू निकालनी है, मोल्स या मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ N ऑफ N2 बाय N ऑफ N2 प्लस N ऑफ H2O की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे ये देखिए, बहुत सिंपल है। इसके लिए हमने क्या करना है, 0.987 डिवाइड बाई 76.48 इंटू 10⁻³ और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है लगभग 1.3 इंटू 10⁻⁻5। इतनी वैल्यू आती है, बहुत छोटी वैल्यू आती है। अब इसको हमने कैसे यूज करना है, क्या हमने इसको इलिस्ट्रेट करना है, क्या मतलब निकालना है?
हमारे पास अभी अभी अगर हम देखें तो हमारे पास n ऑफ वाटर भी है। कैसे निकालें? गिवन वेट बाय m नॉट से मोल्स निकालेंगे। वेट कितना है? ये रहा 1 लीटर वाटर। अब वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सीसी, यानी उसका 1 लीटर 1 किलो के बराबर होगा। तो वेट हो गया 1000 मोलर मास 18 55.5, ये आ गए इसके मोल्स। तो आपको ये वैल्यू मालूम हो। नाउ अब अगर हम देखें तो n ऑफ n2 बाई n ऑफ n2 प्लस 55.5 इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10⁻⁻⁵। अब थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन की कहानी भी यहाँ पर आपको लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी है? लगाने ही में कोई बुराई भी नहीं है। ये वैल्यू आप देखिए कि बहुत छोटी वैल्यू आ रही है 10⁻⁻⁵। इसका मतलब ये वैल्यू भी बहुत छोटी होगी, और अगर ये वैल्यू बहुत छोटी है तो 55.5 के कंपैरिजन में हम n ऑफ n2 को इग्नोर कर सकते हैं। प्लस कर रहे हैं ना, तो ये वैल्यू बहुत छोटी है, मतलब n ऑफ n2 छोटा है, तो ये वाली वैल्यू हम क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं। 100 रुपए में 10 पैसे 50 पैसे ऐड करने से कोई फर्क बहुत नहीं पड़ने वाला, वो लगभग 100 के बराबर ही रहता है। तो हम जब जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो बस हमारा आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। n ऑफ n2 बाई 55.5 विल बी इक्वल टू 1.3 इंटू 10⁻⁻⁵, और जहां से आप n ऑफ n2 निकाल सकते हैं। और n ऑफ n2 अगर आप यहां से कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास लगभग 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स। लेकिन आपको मोल्स में आंसर तो करना नहीं है, आपको आंसर करना है मिली मोल्स में। तो मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन शुड बी इक्वल टू 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 1000। तो अब वैल्यू हो गई आपके पास 0.7, वैल्यू हो गई आपके पास 0.72 मिली मोल्स। राइट, डिस्कस करते हैं अब हम लाइक शेयर सब्सक्राइब। ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम आपको अच्छे से अच्छा केमिस्ट्री पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये है एग्जाम्पल इन टेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.6। अब इस क्वेश्चन को हम हेनरीज लॉ के बेसिस पर सॉल्व करते हैं। हेनरीज लॉ कैसे इसको इलिस्ट्रेट करता है, कैसे इस एग्जाम्पल को समझाता है, उसकी बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द हेनरीज लॉ इस न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है? न्यूमेरिकल में कहा गया है दैट अ टॉक्सिक गैस H2S विद रॉटन एग स्मेल, मतलब यहां पर इन्होंने इसके कैरेक्टरिस्टिक बताने की भी कोशिश की है कि H2S गैस एक टॉक्सिक गैस है और उसकी स्मेल कैसी होती है? रॉटन एग स्मेल होती है। अब जिन जिन बच्चों ने सड़ा हुआ अंडा सूंघा है वो पहचान सकते हैं भाई, हम तो नहीं पहचान सकते। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ जोक। इज यूज फॉर इट्स क्वालिटेटिव एनालिसिस इफ द सॉल्युबिलिटी। यहां तक तो ये इंफॉर्मेशन ही दे रहा था इसके रिगार्डिंग, कोई न्यूमेरिकल डाटा नहीं था। यहां से देखते हैं, if the solubility of H2S gas in water at STP is 0.195 मोलल, कैलकुलेट द हेनरीज लॉ कांस्टेंट। बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल, लेकिन दो तीन चीजें इसमें जरूर आपको अच्छी दी है। तो पहले अगर हम गिवन देख लें क्या क्या दिया है। आपको मोलैलिटी गिवन है और वो है 0.195। दूसरा गैस बताया गया है, कौन सी है? H2S गैस है। किसके अंदर है? वाटर के अंदर है। किस कंडीशन पर है? एट STP। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब प्रेशर हो गया हमारे पास 1 बार अप्रोक्सीमेटली 1 एटमॉस्फेयर, और टेम्परेचर हो गया हमारे पास 273.15 केल्विन, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 273 केल्विन ले सकते हैं। कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करना है KH फॉर H2S गैस, ये निकालना है।
तो सबसे पहले तो हमें वही ऑर्डर करना है कि हमें सबसे पहले P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स लिख लेना है। प्रेशर हमारे पास है 1 एटमॉस्फेयर दैट इज 1 बार, के एच निकालना है। फिर से वही प्रॉब्लम एक्स की। अब एक्स के लिए हमारे पास मोल फ्रैक्शन है, तो ये होगा n ऑफ H2S बाई n टोटल। n टोटल में H2S आएगा और वाटर आएगा। इसके लिए आपको नेचुरली ये डाटा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे इस्तेमाल करना है? आपको दिया हुआ है यहाँ मोलैलिटी। मोलैलिटी को अगर हम लिखें तो इट इज मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो ये सभी कुछ बातें बता देता है। ये कहना चाहता है कि 0.195 मोल्स ऑफ H2S इन 1 kg वाटर। तो यहां से आप ध्यान से देखें तो आपको H2S के मोल्स मिल गए, यानी N ऑफ H2S। और इनडायरेक्टली यहां से आप N ऑफ H2O भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वेट आ गया आपके पास। तो आपके पास ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी है। तो आप अगर इस वैल्यू को यहाँ प्लेस कर दे तो आप के एच निकाल सकते हैं। तो x निकालने के लिए हम क्या करें? x निकालने के लिए 0.195 डिवाइड बाई 0.195। अब n ऑफ H2O, n ऑफ H2O कैसे निकालें? इससे प्रीवियस एग्जांपल में भी निकाला था हमने। गिवन वेट 1000 ग्राम बाय 18, यानी कितना हो गया? 55.5 प्लस 55.5। अब आप देख सकते हो यहाँ पर भी चाहे तो ऐड कर लीजिए और चाहे तो इस वैल्यू को आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वैल्यू को रखें तो x की वैल्यू यानी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी आपके पास 3.5 इंटू 10⁻⁻3। बस वी हैव टू प्लेस द डाटा। तो 1 इज इक्वल टू के एच इंटू 3.5 इंटू 10⁻⁻3। तो के एच की वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर आपके पास अप्रोक्सीमेटली 282 बार। इतनी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो सिंपल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन पर आए अगर हम यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन है हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज गिवन। इतना पास्कल दिया है, ध्यान रखिएगा पास्कल, यूनिट पर भी फोकस रहना चाहिए हमारा। तो कहता है कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इज 1.67 into 10⁸ Pascal at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atmosphere CO2 pressure at 298 Kelvin. इतना सारा दिया है और आपको निकालना क्या है वो देखते हैं। तो गिवन क्या क्या है यहाँ पर? गिवन है हमें हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2, तो आपको KH फॉर CO2 गिवन है और वो वैल्यू दी है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल, राइट। दूसरा क्या दिया है? प्रेशर या पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, वो दिया है 2.5 एटमॉस्फेयर। तो हम क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर को पास्कल में बदल लेते हैं। तो ये वैल्यू हो गई 2.5 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ये हो गई। कैलकुलेट क्या करना है? हमने कैलकुलेट करना है क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ वाटर। तो यहां से आपको वेट ऑफ वाटर भी मिल गया 500 ग्राम, 500 ग्राम। जैसे हम कई बार बता चुके हैं, डेंसिटी 1 ले लेनी है, 500 ग्राम मिल गया, ठीक है, जिससे आपको मोल्स मिल जाएंगे, मोल्स ऑफ वाटर। और मोल्स ऑफ वाटर इस बार होंगे गिवन वेट बाय मोलर मास, यानी 55.55 का आधा, तो लगभग 27.8 ये मोल्स आ गए। अब आप अगर हम मोल्स निकाल लें CO2 के, क्योंकि डाटा तो हमारे पास सारा कुछ आ गया, KH है, P है और मोल्स है, तो हमें किसके मोल्स चाहिए? CO2 के। और CO2 के मोल्स आ जाएंगे तो इसको हम वेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करना है? अब देखिए, सिंपल सा टास्क है हमारे पास। P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स हो गया। P की वैल्यू आपको कितनी दी है? P की वैल्यू दी है आपको 2.5 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
5 अप्रोक्सीमेटली, चाहे तो 1.01 भी मल्टीप्लीकेशन में ले आते हैं। KH दिया है आपको 1.67 इंटू 10⁸ 8 इंटू n ऑफ CO2 बाय n ऑफ CO2 प्लस n ऑफ H2O। हमने x ऑफ CO2 की वैल्यू भी प्लेस कर दी। तो अब अगर हम n ऑफ CO2 बाय n ऑफ CO2 प्लस 27.8 को रखें यहाँ, सॉरी, तो वैल्यू आती है 1.5 इंटू 10⁻³ फिर से अगर हम इस वैल्यू को देखें तो ये वैल्यू बहुत स्मॉल है, इसका मतलब ये वैल्यू स्मॉल है। तो इतनी बड़ी वैल्यू में अगर हम स्मॉल वैल्यू को ऐड करें तो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू 27.8 ही आएगी। तो n ऑफ CO2 निकाल लीजिए यहाँ से, ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 27.8, सॉरी। तो अब आपको मोल्स मिल जाते हैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के लगभग 42.14 इंटू 10⁻³ और अगर अब आपको वेट ऑफ CO2 निकालना हो तो आप इसमें 44 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी मॉलिक्यूलर मास इंटू मोल्स। ये लीजिए आपका आंसर आ गया 44 इंटू 42.14 इंटू 10⁻³ तो अप्रोक्सीमेटली कितने ग्राम बन गए? अप्रोक्सीमेटली 1.85 ग्राम of CO2, that is weight of CO2 in 500 ml of soda water. So in this way we can calculate the amount of carbon dioxide dissolved in 500 ml of water. अब हम बात करते हैं हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन की। क्या हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन है? हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन जो हम कोल्ड ड्रिंक, एरिएटेड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा बॉटल्स वगैरह पीते हैं उनके अंदर एक एप्लीकेशन आती है इसकी। स्कूबा डाइवर्स जो अंडर वाटर डाइवर्स जाते हैं वहां एप्लीकेशन आती है, और जो माउंटेन क्लाइंबर्स हैं या हायर एल्टीट्यूड पर जाते हैं वहां भी इसकी एप्लीकेशन आती है। 3 जगह इसकी एप्लीकेशन हमारे एनसीईआरटी देती है, वहां हमें इसको पढ़ना है, समझना है क्या एप्लीकेशन है। अब हम उसकी बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ हेनरीज लॉ फाइंड्स सेवरल एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एक्सप्लेन सम बायोलॉजिकल फिनोमेना नोटेबल अमंग दीज आर। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर हम कोई एक सोडा वाटर बॉटल लेते हैं या कोई भी बॉटल लेते हैं तो हम देखते हैं कि मान लो आपने कोक, पेप्सी कुछ लिया हुआ है, ऐसे हमने यहाँ बॉटल बना दी है, और इसके अंदर यहाँ कैप भी लगा दिया हमने, और इतनी थोड़ी सी जगह छोड़ करके फिर इसके अंदर हमारा शीतल पेय मतलब कोक, पेप्सी वगैरह कुछ है। अब यहाँ जो स्पेस बचा है यहाँ क्या होता है? यहाँ होती है कार्बन डाइऑक्साइड जो इक्विलिब्रियम में रहती है डिसॉल्व और अनडिसॉल्व फॉर्म में। जो सॉफ्ट ड्रिंक है, सोडा वाटर है, उनके अंदर हाई प्रेशर पर CO2 डिसॉल्व कर देते हैं और इतनी जगह पर ये CO2 गैस रहती है यहाँ पर और कुछ पार्ट इसका डिसॉल्व रहता है। इससे होगा क्या कि जो CO2 है और वाटर है, सोडा वाटर है ना हमारे पास, वो कार्बोनिक एसिड में आ जाते हैं H2CO3। वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं? H2CO3, और H2CO3 बना लेता है H प्लस प्लस HCO3 नेगेटिव। तो ये H प्लस आयन इस सॉल्यूशन की पीएच को मेंटेन करते हैं जिससे खराब ना हो। और जैसे ही हम जानते हैं कि अगर हम इस लिड को ओपन कर दें, खोल दें, बॉटल खुल गई, बॉटल खुलते ही अब इसमें बाहर से कोई प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा है और अंदर जो आपने CO2 भरी थी वो हाई प्रेशर से भरी थी। तो अब क्या होता है कि इसके अंदर ये जो लिक्विड है हमारा CO2 इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है और CO2 बाहर आ जाती है, जिसको हम कहते हैं फिज एकदम बाहर आ जाती है। और अगर ज़्यादा CO2 है या टेम्परेचर हाई है या हम इसको थोड़ा शेक कर लेते हैं तो ये CO2 तेजी से बाहर आती है, और तेजी से बाहर आती है तो अपने साथ थोड़ा लिक्विड भी ले आती है, फिज आउट हो जाती है। फिज आउट होती है तो H आयन की कंसंट्रेशन चेंज होने लगती है, क्योंकि CO2 बाहर जाएगी तो इक्विलिब्रियम इधर चलने लगेगा,
जिससे एच आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लगेगी। तो पीएच बदलता रहता है, पीएच क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। इसीलिए थोड़ी थोड़ी देर बाद हम पीते रहते हैं, ढक्कन बंद करते रहते हैं, फिर पीते रहते हैं, तो टेस्ट इसका धीरे धीरे क्या होता रहता है, बदलता रहता है। तो सील्ड करते हैं हाई प्रेशर पर मेंटेन द पीएच, टेस्ट बनाए रखने के लिए, उसको रिजर्व रखने के लिए। लेकिन जब हम बॉटल ओपन करते हैं तो उसमें से फिस करके CO2 बाहर आ जाती है, अपने साथ थोड़ा सा पानी अंदर का भी ले आती है। इसीलिए हमें जब भी कोक की 2 बोतल 3 लीटर 2 लीटर बॉटल ले आए, 2.5 लीटर की बॉटल ले आए, फ्रिज में रख दी, रोज पी रहे हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा, तो दो एक आधे घंटे बाद या एक आधे दिन बाद देखते हैं वो मीठा सा पानी रह जाता है, उसके अंदर वो फ्लेवर, वो टेस्ट नहीं रहता। क्यों? क्योंकि पीएच बदलती जा रही है, गैसेस डिजोल्व बाहर जा रही है। ठीक है, तो अब हम अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। स्कूबा डाइवर्स, जैसे हमने बताया था, जो समुद्र के अंदर घूमते हैं ना लोग, इधर उधर देखते रहते हैं, उनको स्कूबा डाइवर्स बोलते हैं। तो स्कूबा डाइवर्स क्या कर रहे हैं? स्कूबा डाइवर्स का इस हेनरीज लॉ के साथ क्या लेना देना है भाई? तो लेना देना तो है, स्कूबा डाइवर्स की बात करते हैं। स्कूबा डाइवर्स, ठीक है, तो स्कूबा डाइवर्स कोप विद द हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व गैस व्हाइल ब्रीथिंग इन एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। ये सब कहानी लिखी है, लेकिन पहले समझाते हैं, फिर इसको हम डिस्कस करेंगे। देखो जी, ये कहानी में क्या है? कहानी में है कुछ खास नहीं, कि मान लो ये है हमारे पास सी लेवल, इतना सी लेवल, अभी हमारा स्कूबा डाइवर यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर स्कूबा डाइवर है, सरफेस पर है। फिर धीरे धीरे ये स्कूबा डाइवर एकदम यहाँ पर पहुंच गया, मछली की तरह बन गया ये मगरमच्छ। ठीक, तो जब स्कूबा डाइवर यहाँ तक आया तो उसको अब 2 तरह के प्रेशर फील होने लगे। एक तो प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर उसकी बॉडी पर लग ही रहा था, और अगर इस लेक या वाटर की जो डेप्थ है वो H मीटर है या कुछ भी H है, तो इसके ऊपर अब 2 तरह के प्रेशर लगेंगे। एक तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगेगा, और इस वाटर का भी प्रेशर लगेगा। यानी जैसे जैसे स्कूबा डाइवर नीचे आता जाएगा, उसके ऊपर प्रेशर की वैल्यू हाई होती जाएगी। और प्रेशर अगर हाई होता जाएगा तो उसके अंदर गैस, उसके अंदर मतलब उसके ब्लड के अंदर, आर्टरीज और वेन्स के अंदर, मेनली आर्टरीज के अंदर जो गैस की डिजॉल्व होने की कैपेसिटी है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो जो हमारे नॉर्मल बायोलॉजिकल सेटिंग है उसके हिसाब से अगर हम देखें, तो जो हमारी आर्टरीज है उसमें से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के एयर को लेते हैं अंदर। एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लग रहा होता है, तो उसमें ऑक्सीजन कुछ हमारी ब्लड के अंदर डिजॉल्व हो जाती है और फ्लो करती रहती है। लेकिन जब अगर हम प्रेशर बढ़ा दें यहाँ, क्योंकि इसके ऊपर एचाइड का प्रेशर भी लग रहा है, तो अब पता चला कि नाइट्रोजन भी इसके अंदर डिजॉल्व होने लगी। ठीक है, चलिए नाइट्रोजन भी डिजॉल्व हो गई, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पर अगर आर्टरीज वेन्स हैं, तो उसके अंदर जो गैस डिजॉल्व है वो ज्यादा डिजॉल्व है, मोर गैस डिजॉल्व, और ज्यादा गैस डिजॉल्व है। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब ये डाइवर सरफेस पर आएगा, ऊपर आएगा, तो फिर यहाँ आकर हो जाएगा लो प्रेशर। अब ये जो आर्टरीज और वेन जिसके अंदर ज्यादा अमाउंट में गैसेस घुल गई थी, लो प्रेशर पर आते ही जो गैसेस एक्सेस डिजॉल्व हो गई थी ब्लड में, वो क्या करती हैं, वो बबल की फॉर्म में वापस आ जाती है, बाहर अनडिजॉल्व हो जाती है। लेकिन अब अगर गैस के बबल बन जाएंगे यहाँ पर, तो ये गैस के बबल मूव करेंगे, तो भाई ये क्या करते हैं, प्रेशर इंपार्ट करते रहते हैं वॉल पर, वॉल पर प्रेशर इंपार्ट करते रहते हैं। और जब ये बबल अंदर की तरफ ब्लड के साथ फ्लो करते हैं, तो वॉल के ऊपर प्रेशर आता है, ज्यादा प्रेशर आता है, उससे दर्द होता है, पेन होता है, और इसी को हम बोलते हैं बेंड्स। यही प्रॉब्लम है, बेंड्स। और ये जरूरत से ज्यादा बन जाए तो हो सकता है आर्टरीज फट जाए, ब्लीडिंग होने लगे, हार्मफुल होता है बहुत ज्यादा, ये प्रॉब्लम आती है। अब इसकी कहानी को हम पढ़ लेते हैं। कहानी में क्या है, इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इन ब्लड। ठीक है जी, ये तो हमने आपको बता दिया कि जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होता है तो गैस ज्यादा डिसॉल्व होती है। व्हेन द डाइवर्स कम टुवर्ड्स द सरफेस, जब डाइवर आ गया सरफेस के ऊपर, द प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीज, लो प्रेशर की रेंज में आ गया हाई प्रेशर से।
दिस रिलीज द डिजोल्व गैस, अब जो डिजोल्व गैस है वो रिलीज हो गई जैसा हमने यहाँ बताया था आपको, और उनके बबल बन गए एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड. This blocks capillaries and creates a medical condition known as bends, which is painful and dangerous to life. तो ये एक शॉर्ट नोट आता है कभी कभी एक नंबर लिखने के लिए डिफाइन बेंड्स या स्कूबा डाइवर के ऊपर. अब अगर हमें बेंड्स को अवॉइड करना है, 100% तो नहीं कर सकते लेकिन कुछ तो कर ही सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसी गैसेस का मिक्सचर भरते हैं ऑक्सीजन के साथ कि प्रेशर हाई हो भी जाए तो वो ब्लड में डिसॉल्व ना हो. ऑक्सीजन के साथ सिर्फ नाइट्रोजन नहीं दूसरी गैस भी भर देते हैं जिससे कि वो प्रेशर को मेंटेन कर सके और ब्लड में डिसॉल्व ना हो एट हाई प्रेशर ऑल्सो. तो ये एक डाटा बेस्ड इंफॉर्मेशन है जो आपको रट लेनी है टू अवॉइड बेंड्स as well as the toxic effect of high concentration of nitrogen in the blood. The tanks, कौन से टैंक, ऑक्सीजन टैंक जो स्कूबा डाइवर अपनी कमर पर पीछे बैक पर लेकर जाते हैं, used by the scuba divers are filled with the air diluted with helium, और उसके अंदर हीलियम गैस भी डाल देते, मतलब एयर को थोड़ा अमाउंट में कम कर देते हैं जिससे कि हीलियम आने से प्रेशर तो मेंटेन रहेगा लेकिन वो डिसॉल्व नहीं होगी. तो आपको एक कंपोजिशन इस केस में यहाँ पर आपने याद रखना था कि हीलियम कितना परसेंट हो, 11.7, नाइट्रोजन कितना हो 56.2 और ऑक्सीजन कितना हो 32.1% होना चाहिए. बस इतनी पॉइंट को है. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ द हेनरीज लॉ. जब हम समुद्र के अंदर गए, पानी के अंदर गए तो प्रेशर बढ़ गया, और जब हम भैया लेह लद्दाख जाएंगे, हायर एल्टीट्यूड पर जाएंगे, हिमालय चढ़ने लगेंगे तो ऊपर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होगा. अब जब ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होगा तो गैस हमारे ब्लड में कम डिसॉल्व होगी. ज्यादा डिसॉल्व होना नुकसानदेह है तो कम डिसॉल्व होना भी नुकसानदेह है, और कम डिसॉल्व होगी तो आपके ब्लड में कम ऑक्सीजन होगी, आपके ब्रेन को, आपके वाइटल ऑर्गन्स को कम ऑक्सीजन मिलेगी तो काम नहीं कर पाएंगे आप, चक्कर आने लगता है, वॉमिटिंग आने लगती है, एनॉक्सिया जिसको बोलते हैं. क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया, राइट. तो अब हम बात करते हैं इस वर्ड की, एनॉक्सिया. तो हम कहाँ गए, अब पहाड़ चढ़ने चलती है, ऐसे छोटे मोटे पहाड़ों की बात नहीं हो रही है, बहुत ऊंचे ऊंचे हायर एल्टीट्यूड पर लेह लद्दाख जैसी जगह जाने की बात हो रही है जहाँ बहुत हाई एल्टीट्यूड है या उससे भी ऊपर सियाचिन ग्लेशियर और इन सब की बात हो रही है. एट हायर एल्टीट्यूड्स, at higher altitude the partial pressure of oxygen is less than that of ground level. This leads to low concentration of oxygen in the blood and tissue of people living at higher altitude or climbers. Low blood oxygen causes climber to become weak and unable to think clearly. क्यों नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती है, काम नहीं कर रहा होता, एक्टिवेट नहीं कर रहा होता. ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारे बॉडी भी ठीक से काम नहीं करेगी, उसमें जो सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए ऑक्सीजन चाहिए वो भी हमें नहीं मिल पाएगी, और उसी सिम्टम को हम क्या कहते हैं, एनॉक्सिया. तो अगर हम यहाँ पर सी लेवल पर हैं, सी लेवल पर प्रेशर को मापा गया है, मेजर किया है 1 एटमॉस्फेयर, लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं, पहाड़ चढ़ जाते हैं, यहाँ पहुंच गए तो यहाँ पर प्रेशर लेस देन 1 एटमॉस्फेयर है. अब हम यहाँ पर हैं इस समय, मान लो, तो हमारे अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन या गैस, डिजॉल्व्ड एयर या ऑक्सीजन लेस होगी इन कंपैरिजन टू सी लेवल, और हमें यहाँ कम ऑक्सीजन मिलेगी हमारे ऑर्गन्स को जिससे हमें नोजिया फीलिंग होती है, जिसी को हम क्या कहते हैं, एनॉक्सिया, मतलब वॉमिटिंग टाइप की फीलिंग होती है, वीकनेस आ जाती है, सोच नहीं सकते हैं. तो ये हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं किसकी, हायर एल्टीट्यूड्स पर, सी डाइवर्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स की. नेक्स्ट आता है, ऑल्दो हम ये डिस्कस कर चुके हैं आपसे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस. तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को लेकर अगर हम देखें तो इट इज ट्रू फॉर ऑल द गैसेस कि जो गैस जितनी ज्यादा टेम्परेचर पर होगी उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी. मतलब अगर हम गैस को वाटर में डिसॉल्व करें या किसी लिक्विड में डिसॉल्व करें
और यहाँ सॉल्यूशन बना लें तो ये प्रोसेस हमारा इक्विलिब्रियम पर आ जाता है एंड डेल्टा एच इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। डेल्टा एच है हमारा नेगेटिव एक्सो, इसीलिए टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम बैक चला जाता है, सॉल्यूशन से निकलकर गैस बाहर भाग जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ आता है। देखिए इसमें क्या कहानी लिखती है एनसीईआरटी। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। सिंपल लाइन में लिख दिया भैया, एक ही बात बता दी। When dissolved, the gases molecule are present in the liquid phase and the process of dissolution can be considered similar to condensation and heat is evolved in this process। तो जब हम गैस को लिक्विड वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो गैस डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन में आ रही है, सॉल्यूशन हो रही है यानी कंडेंस होकर लिक्विफाई हो रही है। और प्रोसेस कैसा है? हीट इज इवॉल्व। अगर हीट इवॉल्व हो रही है तो एक्सोथर्मिक हो गया। वी हैव लर्न इन द last section that dissolution process involves dynamic equilibrium and thus must follow the ली-चैटर्ली-अर्ला-शातेलिए का नियम फॉलो होना चाहिए। As dissolution is exothermic, the solubility should decrease with increase in temperature। पानी गर्म करते हैं तो जैसे ही हम बर्तन में रखते हैं, कंटेनर में रखते हैं तो छोटे छोटे बबल्स बाहर आते हैं सरफेस से। वो क्या बाहर आते हैं? कौन से बबल है? जैसे पानी रखा है तो पानी में जो डिजॉल्व गैस है ना, वो यहाँ से एक बबल निकला ऊपर की तरफ गया है, साइड से एक बबल निकला ऊपर की तरफ गया, फिर बॉटम से निकला ऊपर की तरफ गया, फिर बॉटम से निकला ऊपर। तो ये डिजॉल्व गैसेस है, इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाती है। तो हम यहाँ पर इतना सब हेनरीज लॉ करने के बाद कह सकते हैं कि हेनरीज लॉ में अगर हम देखें तो जिस गैस की KH हाई होगी उसकी सॉल्युबिलिटी लो होगी। KH हाई लो सॉल्युबिलिटी, या लो सॉल्युबिलिटी है तो KH हाई होगी, और सॉल्युबिलिटी हाई है तो KH लो होगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। तो दिस इज ऑल अबाउट द एनसीईआरटी। जो एनसीईआरटी में हमें दिया है, जो एनसीईआरटी हमें बताती है, उसकी बात है।